हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं तैयारी पैरामेडिकल का, एएनएम, जीएनएम एवं पैरामेडिकल डेंटल का, तो उन सारे स्टूडेंटों को इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कोर्स लाया गया है। और अलग अलग भी इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं उनका भी जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो थ्योरी टॉप 30 to 100 क्वेश्चन चल रही है, ये सारा के लिए है क्या पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम एवं आपका पैरामेडिकल डेंटल, इन सारे का तैयारी करते हैं आप सभी। तो आप सभी ये लेक्चर कर सकते हैं और ये जो चल रही है यह आप सभी के लिए बेहतरीन हो सकते हैं 2026 के लिए। 2026 के लिए आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में लाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। तो आज जो आप सभी पिछले क्लास में जो पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थ्योरी क्लास, उसी पे आज आप सभी के सामने लाया गया है। जितना आप सभी थ्योरी में पढ़े थे उतना आप सभी को अभी मिलने वाले हैं टॉप 35 क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड ही। और जो अभी थ्योरी में पढ़े हुए और ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वही आपका PYQ में देखने को मिलेगा और वही आपका एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए, किसी एक ऐसा टीचर से जुड़े, किसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट से जुड़े जहाँ से आप सभी को पूरी कंटेंट मिलता होगा, पूरी कॉन्सेप्ट मिलता होगा, समझने में कोई परेशानी ना होता होगा। वहाँ से जुड़े और उस लेक्चर करने से पहले आप सभी जितना क्लास हुआ रहेगा उन सारे को आप सभी पहले रिवीजन करिएगा 15 से 30 मिनट। उनके बाद क्लास को शुरुआत कीजिएगा। जैसे अभी क्लास ख़त्म हो जाएगी उनके बाद 15 से 20 मिनट आप सभी जितना अभी क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कैसे नोट्स बनाना है इन पे लेक्चर बना दिया गया, कैसे अपना तैयारी करना है 2026 के लिए इनके बारे में बता दिया गया। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बिल्कुल फ्री में सारा कंटेंट मिलेगी। बहुत सारे लेक्चर में बोलते आया है, तो इस लेक्चर में नहीं बोला जाएगा कि आप सभी को कौन कौन सा चीज़ मिलेगा, नहीं मिलेगा। और PDF का बात रहे कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो PDF अभी आप सभी को लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो अगर आप सभी को अभी PDF दे दिया जाए तो आप सभी से ये अनुभव रहेगा कि PDF तो मिल गया है, काहे इसको नोट डाउन करिएगा। जब तक आप सभी नोट नहीं करिएगा ना, इसको कॉपी में लिखिएगा नहीं ना, तब तक आप सभी को समझ में नहीं आएगा। तब तक आप सभी कौन सा वर्ड पढ़े नहीं पढ़े ये सब आप सभी अपने माइंड में रिवाइज नहीं कर सकते हैं। और ये जो PDF आप सभी लिख लेंगे अपने क्लास ख़त्म होते ही या क्लास के साथ साथ, तो आप सभी को ये उम्मीद रहेगा कि आज हम जितना पढ़े हैं उनको अगर दूसरा बार अगर आप सभी कॉपी पलटते हैं तो थोड़ा माइंड में अट्रैक्ट होगा, क्या ये क्वेश्चन हम कभी ना कभी पढ़े थे। इसलिए आप सभी के लिए PDF को अभी स्टॉप कर दिया गया। बहुत सारे PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तो अभी अगर आप सभी को कुछ PDF लेना हो तो टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है PDF। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में है। अभी बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉप 35 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन सारे का ये जो अभी आप सभी देखे डायग्राम, ये जो है ना थ्योरी के साथ करवाया गया था। अभी तक आप सभी नई थ्योरी क्लास किया है तो जाकर कर लीजिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो लेक्चर अभी का कीजिए, जो कर लिया लेक्चर थ्योरी क्लास हुआ सारे स्टूडेंट। तो इसमें कहता है आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंधन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के पुनः हस्तांतरण करना, इलेक्ट्रॉन का साझा करने से, और विपरीत आवेशों के आकर्षण से, प्रोटॉन के साझा करने से। आप सभी ने पढ़े थे सहसंयोजक बंध क्या होता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जो पानी होता है उसके बीच कौन सा बंधन होता है, बंधन सहसंयोजक होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये सारे आप सभी को थ्योरी क्लास में बताया गया था। तो अभी आप सभी कमेंट करके आंसर देने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से क्या होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बीच जो है सहसंयोजक बंधन बनता है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कौन सा यौगिक जो है आयनिक बंध है। क्या आयनिक बंध का उदाहरण है? मीथेन, पानी एवं अमोनिया एवं सोडियम क्लोराइड। ये 4 ऑप्शन है, आपके एग्जाम के लिए भी बेहतरीन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है, आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। कहता है आयनिक जो बंध होते हैं उनमें कौन सा 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो आयनिक बंध के लिए कितना बॉन्ड होना चाहिए, आपके सामने ऑप्शन है और आंसर जवाब देने का कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या NaCl, जिसमें Na पे क्या होता है प्लस चार्ज, Na क्या है धातु है, क्लोरीन क्या है अधातु है, क्लोरीन पे क्या होता है माइनस चार्ज। ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जो है साझा करता है, क्या बदलता है।
क्या करता है, सोडियम वाले दे देता है क्लोरीन को, तो क्लोरीन क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। जो क्या उनके बीच जो बना बंधन वो क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का क्लास जो है ना, आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बायोलॉजी का लेक्चर बीएससी नर्सिंग के लिए हो चुके हैं, लेकिन आप सभी के लिए भी बहुत ही जल्द लाया जाएगा आपके बायोलॉजी का लिए। जितना सिलेबस बताया गया, अभी तक आप सभी सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस देख लीजिएगा। जब तक सिलेबस नहीं देखिएगा तब तक आप सभी को अनुभव नहीं होगा कि यह हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपका माइंड में यही नहीं रहेगा कि हमको नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए, तो आप कैसे आगे के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। उसी के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेबस देखना पड़ेगा कौन कौन सा आपके सिलेबस में है। अगर सिलेबस कर लेते हैं तो अगर आप सभी अभी लेक्चर करते हैं तो आप सभी को माइंड में होगा कि अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे ना तो 3 से 4 नंबर, 2 से 3 नंबर छूट जाएगा। एक चैप्टर से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए उसका किसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो होगा उसमें गति को बढ़ाने के लिए कौन सा किसका उपयोग किया जाता है, तो विलायक है, उत्प्रेरक है, अभिकारक है और उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद या उत्प्रेरक होगा या विलायक होगा। 4 ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होगा। आप सभी ऑप्शन को छांटने का भी काम कीजिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्या इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्प्रेरक कैटेलिस्ट। इसका मतलब हुआ उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही गति को बढ़ा देता है। क्या ये जो है ना उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए ही क्या करता है, गति को बढ़ा देता है या घटा देता है। क्या करता है, दोनों काम करता है। कौन, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या रहता है, गति को बढ़ाना, गति को घटाना। ठीक, इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, एक सेकेंड, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो होती हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व कौन सा होता है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। आप सभी वर्ग 17 जानते होंगे। समूह 17 वाले इस तत्व को क्या कहते हैं हम, विद्युत ऋणात्मकता तत्व कहते हैं। जिसमें क्लोरीन पे भी माइनस चार्ज रहती है, फ्लोरीन पे भी माइनस चार्ज रहती है और ये दोनों पे रहती है। तो ये दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपका, ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। ऑप्शन छांटने का कोशिश करिए। 3rd नंबर का भी क्वेश्चन था, उनमें भी ऑप्शन छांटने का ऑप्शन था। तो इसमें 2 ऑप्शन चला गया, तो अब आपके पास बच गया 1st और 3rd। तो इन दोनों में राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या इन दोनों में राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। तो इन दोनों में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन जो हो जाएगा। क्या फ्लोरीन का जो है विद्युत ऋणात्मकता होता है, सबसे अधिक होता है। क्या सबसे अधिक होते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन आवर्त सारणी के दाहिने साइड में आती है। किस में आती है, दाहिने साइड। आप सभी जानते हैं फर्स्ट साइड में नहीं आती है, सेकेंड साइड में आती है। और उसमें जो होती है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व वाली समूह 17वां को कहते हैं। और विद्युत ऋणात्मकता परमाणु इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। क्या परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। कौन, ऋणात्मकता वाला तत्व। विद्युत ऋणात्मकता वाले जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपने और परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अपने तरफ खींचने का आकर्षण करता है। तो इसमें सबसे अधिक किसके पास रहता है, फ्लोरीन के पास, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से रहता है। ठीक, और अगला तत्व आप सभी को देखने को मिलेगा आवर्त सारणी में हैलोजन जो होती हैं समूह को कौन सा तत्व में शामिल रखा गया है, यानी कि कौन से तत्व शामिल है। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन सा तत्व आते हैं उनका जवाब देना। हैलोजन किसको कहते हैं आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी जान लीजिए किसको कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आप सभी क्लास 10th, 11th, 12th तीनों में पढ़े होंगे हैलोजन समूह किसको कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। जो क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे होते हैं। ये कौन सा समूह में आते हैं, कौन सा वर्ग में आते हैं, 17वां समूह में आता है। क्या 17वां समूह में आता है। यह हैलोजन ग्रुप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हैलोजन ग्रुप कहलाता है। ये अधातु वाले तत्व हैं। क्या ये पूरे जो है ना, ये पूरे समूह ये अधातु हैं। क्या 17वां जो वर्ग होती हैं, 17वां समूह ये पूरे अधातु वाले होती हैं। इसमें अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अधातु होती हैं। और इसमें जो है कौन कौन सा तत्व आता है, फ्लोरीन आती हैं, क्लोरीन आती हैं, ब्रोमीन आती हैं, आयोडीन आती है, स्टाटाइन आती हैं। ये सारे तत्व शामिल हैं किसमें, हैलोजन ग्रुप में। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा अक्रिय गैस। क्या इनर्ट गैस
के समूह को संबंधित है। किससे संबंधित है? इनर्ट गैस। समूह 1 जो क्षारीय धातु होते हैं, समूह 17 जो हाइड्रोजन, और समूह 18 जो नोबेल गैस होता है, समूह 2 जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं। जल्द ही इस यानी कि पीरियोडिक टेबल क्लास आएगी, उसमें पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो अभी जो है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस क्या कहलाती हैं, क्या इनर्ट गैस होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपके सामने ऑप्शन है और राइट आंसर देने का कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग 8वां समूह 18वां को नोबेल गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं या नोबेल गैस भी कहते हैं। ये क्या होती है? अक्रिय गैस भी होती है, नोबेल गैस होती हैं। ये अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं। क्या ये जो होती हैं अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं? क्योंकि इनके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होती हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल, उसमें पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं। क्या? पूरी तरह से अस्थाई रहते हैं। यानी कि उसमें 8, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। तो इसमें वर्ग 18वां ग्रुप में जो है ना, वर्ग समूह 18वां में, इसमें लास्ट में जो होते हैं, जब आप सभी संयोजकता निकालते हैं तो उसमें लास्ट में जो आप सभी को देखने को मिलेगा 8 होती हैं। क्या? 8 होती है। तो ये अस्थाई कहलाता है। क्या? अस्थाई कहलाता है। इस तरह से देखने को मिलेगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, 14 के बराबर। 4 ऑप्शन है। अम्ल क्षार के क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप सभी को जवाब देना है नींबू के रस में कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए? तो 7 से कम होना चाहिए। क्या? 7 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो नींबू अम्लीय रस होती हैं, क्या नींबू का रस जो होती है अम्लीय होती है, इसका पीएच मान अगर अम्लीय रहता है तो क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। और ये नींबू जो क्या है? अम्लीय है। क्षारीय के लिए क्या होते हैं? 7 से अधिक। और बीच में जो बचा हुआ है 7, ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? अम्ल, क्षार, नमक और पानी, केवल नमक और केवल पानी। 4 ऑप्शन, राइट आंसर जवाब देना है। नमक और पानी हो जाएगा। क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? नमक और पानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब अम्ल जो होती हैं एक क्षार के आपस में प्रतिक्रिया होती हैं तो ये नमक और पानी बनते हैं। क्या? अगर अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करता है तो वह एक नमक और पानी बनते हैं, जिससे क्या होता है? दोनों का गुण समाप्त हो जाती है। इस तरह से देखने को मिलेगा किस अम्ल का विट्रियोल का तेल कहा जाता है? क्या? कौन सा वो अम्ल है जिसको विट्रियोल का तेल कहा जाता है? क्या? ऑयल ऑफ विट्रियोल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो 4 ऑप्शन है। कौन सा अम्ल जो होती है विट्रियोल का तेल कहलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। क्या? H2SO4। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होती है बहुत ही मजबूत खनिज अम्ल है। क्या? बहुत ही मजबूत खनिज अम्ल है। इसका पुराना नाम क्या होता है? विट्रियोल का तेल। इसका पुराना नाम क्या है? विट्रियोल का तेल। इस तरह से आप सभी को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा बंधन से। क्या? बंधन से, कार्बनिक रसायन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें कहता है मीथेन जो होती है कौन सा बंध बनाते हैं? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध और आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध। तो 4 ऑप्शन, राइट आंसर जवाब देना। क्या? 4 ऑप्शन, राइट आंसर जवाब देना। जो मीथेन होती है उनके अंदर कौन सा बंधन बनती है आप सभी को शुरू में ही पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहसंयोजक बंधन। क्या? सहसंयोजक बंधन। जो मीथेन में क्या होती है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो परमाणु को इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? साझा करता है, उनको क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा एथिलीन जो होती है, एथिलीन, इसका रासायनिक सूत्र कितना होता है? C2H2, C2H4, C2H6, CH4। 4 ऑप्शन, राइट आंसर जवाब देना है। क्या? 4 ऑप्शन, राइट आंसर जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का एथिलीन का कितना होता है? C2H4 होता है। क्या? C2H4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। एथिलीन जो होते हैं यह एक हाइड्रोकार्बन है। क्या? एथिलीन जो है एक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें क्या होती है? कार्बन कार्बन के बीच दोहरा बंध होते हैं। क्या? डबल बंध होते हैं। इसमें CC के बीच डबल बॉन्ड होती है और इस चारों यानी कि इसके दोनों साइड क्या होती हैं? 2-2 हाइड्रोजन होती है। और ये फलों को पकाने के लिए मदद करता है। कौन? एथिलीन जो होती है, एथिलीन ये क्या करते हैं? फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है एथिलीन का। और इसके बीच जो होती है डबल बॉन्ड होती है एथिलीन के बीच। ये एक हाइड्रोकार्बन है।
इनके बाद देखने को मिलेगा पॉलीमर। क्या पॉलीमर क्या है, क्या पॉलीमर क्या है? तो 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। छोटे अणु, बड़े अणु जो कई छोटी इकाइयों से बने होते हैं, कार्बन और अपरूप, कार्बन के अपरूप या हाइड्रोजन की यौगिक। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। क्या पॉलीमर जो होती हैं क्या होती हैं? पॉलीमर क्या होती हैं? तो बड़े अणु जो होती हैं, बड़े अणु जो कई छोटी इकाइयों से बने होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे अणुओं से मिलके बने होते हैं एक बड़े आकारों में। ये जो क्या कहते हैं, बार बार दोहराई जाने वाली छोटी इकाइयों से मिलके बना होता है। मतलब क्या हुआ, आप सभी जानते हैं प्लास्टिक, रबर, इनको क्या कहते हैं? अगर आप सभी जानते हैं पॉलीथीन, उनको अलग अलग बिखरा हुआ रहता है, कहीं कहीं फेंका हुआ रहता है, उनको इकट्ठा करके उनको क्या कहता है, एक उनको पिघलाया जाता है। पिघलाया मतलब उनको हीट किया जाता है, जिससे वो पिघल के एक छोटे आकार में आ जाता है। फिर से उनको क्या किया जाता है, शेप में दिया जाता है। क्या शेप में दिया जाता है, जिससे वो नया प्रोडक्ट बन सके। तो पॉलीमर क्या करते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना हुआ रहता है, छोटे छोटे इकाइयों से। इसके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को अगला क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कहते हैं सिगरेट जो होती है, सिगरेट, इनके लाइटर में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर यूज किया जाता है, उनमें कौन सा गैस? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एवं इथेन। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। सिगरेट में जो होते हैं लाइटर में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। क्या ब्यूटेन गैस? जो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4 होता है, H10 होता है। कितना होता है? C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला कितना होता है? C4H10। ये एक अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। क्या ये एक अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है? कौन? ब्यूटेन। और जिसका उपयोग जो होते हैं, किसका उपयोग? तो ब्यूटेन का उपयोग पोर्टेबल ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसे सिगरेट, लाइटर एवं स्टोव में किया जाता है। इसके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहते हैं किस धातु का भविष्य का धातु, मेटल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है? एल्युमिनियम, लोहा, टाइटेनियम एवं तांबा। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो बहुत ही बेहतरीन है। जो क्या कहती हैं, टाइटेनियम जो होती हैं उच्च शक्ति और कम घनत्व वाले और जंग के प्रतिरोध के कारण एरोस्पेस और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि मेडिकल सेक्टर में जितना भी उपकरण होती हैं उसमें जंग नहीं लगता होगा, देखने को मिलता होगा, पूरा वाइट वाइट रहता है, उसमें जंग नहीं लगता। उसी तरह आप सभी जानते होंगे यह बहुत ही उच्च शक्ति और कम घनत्व वाले होते हैं। कौन? टाइटेनियम वाले तत्व जो है, टाइटेनियम एक तत्व है, यानी कि परमाणु है, जो क्या करती हैं, इनमें जो है बहुत ही उच्च शक्ति होती है और कम घनत्व होती है, जंग के प्रति प्रतिरोध होती है, मतलब उनमें जंग नहीं लगता है। क्या बहुत ही कम, यानी जंग से ही वो विरोध रहता है। क्या करते हैं? विरोध रहता है। इन्हें भविष्य का धातु कहा जाता है। किन्हें? तो टाइटेनियम का। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलता होगा पानी का अस्थायी कठोरता, टेम्पररी हार्डनेस का कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम सल्फेट। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। टेम्पररी हार्डनेस किसे कहता है? कौन सा है राइट आंसर? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस का कारण है। ये पानी के अस्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवणों के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, लवणों के कारण होती है, जिसे क्या होती है, पानी को उबाल कर दूर किया जा सकता है। क्या पानी को उबाल करके दूर किया जा सकता है, यानी सही किया जा सकता है। इनके बाद देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, नोबेल गैस हीलियम का उपयोग गुब्बारों और हवाई जहाज़ों के टायरों में क्यों किया जाता है? यानी कि नोबेल गैस और हीलियम का उपयोग, या नोबेल गैस
में क्या होते हैं, हीलियम होती है। नोबेल गैस वाले तत्व जो होते हैं हीलियम होती हैं, हीलियम के अलावा भी होती हैं। और ये जो है नोबेल गैस में कौन कौन सा तत्व आते हैं, हीलियम आते हैं, नियोन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, एरॉन, ये सारे तत्व आते हैं। जिसमें हीलियम जो होती हैं आपका ये गुब्बारों और हवाई जहाज़ों में जो भरी जाती हैं, क्यों भरी जाती हैं, तो इनमें बहुत हल्की होती हैं, ज्वलनशील नहीं होती हैं, ये भी दोनों, और आसानी से उपलब्ध है। तो आसानी से उपलब्ध है ये तो नहीं होगा। ऑप्शन ए में कहते हैं बहुत ही हल्की होते हैं। तो आप सभी जानते हैं हीलियम बहुत ही हल्की होते हैं और ज्वलनशील नहीं होते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि हवाई जहाज़ों में उपयोग क्यों इसका किया जाता है कि आग नहीं लगे। हवाई जहाज़ों में बहुत सारे इंसानों बैठा रहता है, आदमी बैठा रहता है, उसमें आग ना लगे, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है हीलियम का। और ये गैस क्या होती है, हल्की होती है, जिससे ऊपर आसानी से उड़ सके। यानी कि उसमें ना ही हवाई जहाज़ में इसलिए वेट कम कहता है लेके जाने के लिए, कि वो ज़्यादा वेट रहेगा तो वह क्या होगा कि वह एक सही नहीं रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ज़्यादा आदमी को नहीं बैठा पाएगा। इसलिए उसमें कम सामान लेकर जाने के लिए बोलता है। और उसमें जितना सामान यूज़ किया जाता है ना, लगभग सारे सामान देखने को मिलेगा हल्का ही होता है। ये जो हुआ आप सभी के लिए हीलियम हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस है। क्या हीलियम जो होती है हाइड्रोजन के बाद दूसरी हल्की तत्व है, जो क्या होती है गैर ज्वलनशील होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो जल जाती है, आप सभी जानते हैं। जिससे ये गुब्बारों और हवाई जहाज़ों में टायरों के रूप में सुरक्षित रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग, तो हीलियम का उपयोग। इसके बाद देखने को मिलेगा कांच, जिसको ग्लास बोलते हैं, क्या माना जाता है, क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस, तरल और गैस। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस, अति शीतित तरल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस होती है कौन, कांच। कांच जो होती है एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका निश्चित गलनांक नहीं होता है। क्या, कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है, जो कभी कभी अतिशीतित तरल भी होता है, तरल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अणु के धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्या, इनका अणु जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं। किनका अणु, कांच का अणु। इसके बाद देखने को मिलेगा वाहनों से निकलने वाले जो धुएँ होती हैं, कौन सा हानिकारक गैस होती हैं। क्या, वाहनों से जो गैस निकलती हैं, वो धुएँ निकलती हैं, वो कौन सा हानिकारक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन गैस। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। क्या, 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO फार्मूला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन और जो जहरीली गैस होती हैं। ये तीनों होते हैं, रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं और जहरीली भी होती हैं। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती हैं रंगहीन भी होती हैं, गंधहीन भी होती हैं और जहरीली गैस भी होती हैं। ये अधूरे दहन होती हैं। क्या, ये अधूरे दहन से बनते हैं। क्या, पूरी तरह से दहन नहीं होती है, जिससे क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इनके बाद देखने को मिलेगा सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अर्धचालक कौन सा है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम और टिन। सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अर्धचालक कौन सा है, 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है। सेमीकंडक्टर सबसे आसानी तरीका से कौन मिल जाता है, सिलिकॉन मिल जाता है। अपने फ़ोन में कौन सा यूज हुआ है, सिलिकॉन यूज हुआ है। तो सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है, ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद जो है ना दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया गया है। कौन सा तत्व, तो आपका हो गया सिलिकॉन। किसके बाद, तो ऑक्सीजन के बाद। और ये प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन। और इसका उपयोग जो है कंप्यूटर के चिप्स और कोशिकाओं के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। क्या, अलग अलग उपकरणों में किया जाता है। अपना जो फ़ोन बना है, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सारे में इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सिलिकॉन का ही यूज किया जाता है। ठीक, इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट एवं कैल्शियम क्लोराइड। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है। क्या, 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना आप सभी को।
फास्फोर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पोप बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पोप बोलते हैं शॉर्टकट प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्या रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या हाफ H2O क्या होती है? हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पोप बोलते हैं। ये कब बनती हैं? जिप्सम को गर्म करने पे बनती हैं। कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को गर्म करने पे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग मूर्तियाँ, प्लास्टर और चिकित्सा के रूप में किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि पैर हाथ टूटता है तो उन पे प्लास्टर किया जाता है, उनमें क्या यूज किया जाता है? POP का ही यूज किया जाता है। मूर्तियों बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। और ये बहुत ही मजबूत होती हैं। क्या? बहुत ही, अगर इसमें पानी मिल जाता है तो ये बहुत ही मजबूत होती हैं। और इनका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। कितना होती है? हाफ H2O। इनके बाद आप सभी के सामने है एक मोल में कितने अणु होता है? क्या एक मोल में कितने अणु होता है? 4 ऑप्शन, राइट आंसर जवाब देना है। एक मोल में कितने अणु? 3.011 गुने 10 टू पावर 23, 10 टू दी पावर 23 लिखा है। 6.022 गुने 10 टू पावर 23। इनके बाद 1.602 गुने 10 टू पावर -19 एवं 12। 4 ऑप्शन, राइट आंसर जवाब देना है। क्या? तो आप सभी जानते हैं एक मोल बराबर कितना फार्मूला होती है? 6.022 गुने 10 टू पावर 23 होती है आपके सही राइट आंसर, जिसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या भी बोला जाता है। 6.022 को 22 गुने 10 टू पावर 23 को क्या बोला जाता है? एवोगाड्रो संख्या बोला जाता है। और इसका उपयोग परमाणु के अणु या आयनों के बहुत ही बड़ी संख्या को गिनने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको गिनने के लिए किया जाता है? आयन जो होते हैं उनको, बड़ी संख्या पर जो रहती हैं आयन, उनको गिनने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? एवोगाड्रो संख्या का। और एवोगाड्रो मोल बराबर फार्मूला भी होता है। अगर आप सभी को नहीं पता है तो पिछले लेक्चर जाके करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इस चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। और फार्मूला याद है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपका फार्मूला याद रहेगा तो आप सभी को रिपीट आंसर भी दिया जाएगा। द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बताता है? किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान बढ़ाता है, किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान घटाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो होती है ये केवल गैसीय पदार्थों के लिए लागू होता है। यानी कि ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण का नियम गैसीय परमाणु के लिए, गैसीय पदार्थों के लिए ही लागू होते हैं। या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर बी ए होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? आप सभी क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ करके ही आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी थ्योरी क्लास पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? न तो बनाया जा सकता है। किसको ना बनाया जा सकता है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है? ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहते हैं, द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये जो होती है ये कभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो होती है अभिकारकों को कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। अगर इसको आसानी तरीक़ा से समझे तो आप सभी जानते हैं अभिकारक किसको कहते हैं, रिएक्टेंट किसको कहते हैं और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट किसको कहते हैं। जो अभिक्रिया हुई मतलब आप सभी जानते हैं H2 एक सेकेंड H जानते हैं H2+O, ये दोनों जो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा H2O। और ये जो H2O बना इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ये जो नया बन के आया इसको उत्पाद बोलते हैं। ये तीर के लेफ्ट साइड है उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो आप सभी प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? आगे वाले को, राइट साइड वाले को, लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो होती हैं जो जैसे इस साइड देखने को मिलता होगा H2O है तो इस साइड भी देखने को मिलता होगा H2O है। जैसे दूसरा अभिक्रिया आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन ले करके N2 नाइट्रोजन एवं 3
O2 थ्रू 3H2 क्या H2, जिसको अमोनिया बोलते हैं। तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं 3 एक सेकेंड 2NH3 का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया होती है जो 3 दूनी 6, यानी कि हाइड्रोजन तो सही हो गया, 3 दूना 6, हाइड्रोजन के पास 3 अणु और 6 अणु, तो यहाँ पे भी 6 अणु है, और नाइट्रोजन के पास 2 अणु, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास 2 अणु है। तो मतलब ये जो नया बन के आया 2NH2 NH3, मतलब नाइट्रोजन के पास भी वही है, हाइड्रोजन के पास भी 6 अणु है, मतलब कि ये उत्पाद हुआ, ये क्या हुआ, अभिकारक हुआ। इस तरह से आप सभी समझने का कोशिश करें तो द्रव्यमान में क्या कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर सी में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। किस में, रासायनिक अभिक्रिया में। इस तरह से देखने को मिलेगा सबसे अधिक लचीली और आघातवर्णीय धातु कौन से होते हैं, चांदी, एल्युमिनियम, सोना, तांबा। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है। तो सोना जो होती हैं सबसे लचीली होती हैं, मतलब गोल्ड जो होती हैं ये नरम प्राकृतिक के कारण जो होते हैं अत्यधिक लचीला होते हैं, मतलब कि पतले तारों में खींचा जा सकता है, मतलब कि इसको जितना खींचेगा उतना ये पतला होगा। और ये जो होती हैं आघातवर्णीय होती हैं, मतलब पतली सीट में पीटा जा सकता है। अगर ये पतली भी है ना, उनको भी पीट करके और भी पतला किया जा सकता है, किसको, सोना को। और इसके बाद देखने को मिलेगा कौन सा अधातु चमक होती है। क्या कौन सा अधातु चमक होते हैं, सोडियम, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन एवं क्लोरीन। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना। तो क्या हो जाएगा, आयोडीन जो होती है ये चमकती है। कौन है आयोडीन, ये एक अधातु है। अधातु धातु पहचानने के लिए जल्द ही ट्रिकी क्वेश्चन लाया जाएगा। जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़े रहते हैं उनको बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। एएनएम जीएनएम या पैरामेडिकल डेंटल का तैयारी करते हैं, या आपका दोस्त यार कोई भी, अगर आप सभी किसी भी राज्य से हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए आप सभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी बेहतरीन, क्या है कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होता है ये एक लेवल पे होती है, 10th इंटर लेवल पे होती है। तो 10th और इंटर लेवल का ही सिलेबस अभी करवाया जा रहा है। जो इंटर लेवल का रहेगा उस दिन बता दिया जाएगा। ये जो चैप्टर है इंटर लेवल का है, ये जो चैप्टर है 10th लेवल का है। तो आप सभी अभी से क्लास करते रहिए, जब तक नहीं बताया जाता है कुछ भी तब तक। ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन जो होती है। आयोडीन क्या है, एक क्रिस्टलीय अधातु है जो धात्विक चमक होती है। क्या, जिसमें धात्विक चमक होती है, किसमें, तो आयोडीन में धात्विक चमक होती है। यह एक अपवाद है। क्या, यह एक अपवाद है क्योंकि आमतौर पर इसे अधातु चमकदार नहीं होते हैं। क्या, आमतौर पर ये अधातु चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन जो आयोडीन है ये एक अधातु है और ये चमकदार होती हैं, इसलिए इसे अपवाद कहा जाता है। किनको, आयोडीन को। इनके बाद देखने को मिलेगा कार्बन के किस अपरूप का उपयोग हीरे डायमंड जिसको कहते हैं काटने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट, चारकोल एवं कोकिंग, कोयला एवं ब्राउन नाइट्रेट। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है। ब्राउन नाइट्रेट जो होती है ये क्या करते हैं, हीरे को काटने के लिए उपयोग किया जाता है ब्राउन नाइट्रेट का। और ये एक ब्राउन नाइट्रेट जो होते हैं हीरे से भी कठोर होते हैं। क्या, ब्राउन नाइट्रेट जो है हीरे से भी कठोर होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग हीरे को काटने और पॉलिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, ब्राउन नाइट्रेट का। और आप सभी जानते हैं आपके ऑप्शन में ग्रेफाइट और कार्बन का एक नरम अपरूप है। क्या, ये जो होती है ग्रेफाइट और कार्बन का अपरूप है। इनके बाद देखने को मिलेगा किस यौगिक को फिटकिरी कहा जाता है। क्या, किस यौगिक जो है फिटकिरी कहा जाता है और फिटकिरी कहा जाता है। 4 ऑप्शन, और फिटकिरी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी बताएंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन बी है, पोटेशियम सल्फेट ऑप्शन सी है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट ऑप्शन डी है, पोटेशियम क्लोराइड। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है। जो क्या होती है फिटकिरी कहा जाता है, कौन सा यौगिक है जिसे फिटकिरी कहा जाता है, तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम का फार्मूला क्या होते हैं, के होती है। एल्युमिनियम का फार्मूला Al होती है, क्या होती है, Al। और सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, SO4 होता है। क्या, Al
एक सेकेंड, आप सभी को अच्छा से लिख दिया जाता है। पोटेशियम का फॉर्मूला के होती है, एल्युमिनियम का Al होती है, इनके बाद सल्फेट का क्या होती है, SO4 होती है। क्या होती है, SO4। तो इनका क्या करना है, हल ट्वाइस कर देना है। एक सेकेंड, हल ट्वाइस कर देना है, हल ट्वाइस कर देना है। इनटू में आप सभी को क्या करना है, 12H2O दे देना है। क्या, 12H2O मतलब पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, मतलब फिटकरी में जो होते हैं 12 अणु जो होते हैं जल होते हैं। कितना अणु जल होती हैं, 12 अणु जल होते हैं, जो किस में होती हैं, फिटकरी में होती है। फिटकरी का फार्मूला क्या होती है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका फार्मूला जाने KAlSO4 का हल ट्वाइस इंटू 12H2O होते हैं। जो फिटकरी एक दोहरा लवण है, क्या, फिटकरी जो होती है एक दोहरा लवण है। इसका उपयोग जो होते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए या रक्त स्राव रोकने के लिए, चमड़े के टैनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, फिटकरी का उपयोग जो होते हैं चमड़े के टैनिंग में किया जाता है उपयोग फिटकरी का। इनके बाद आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ये जो क्वेश्चन है ना फार्मूला वाले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताए, फिटकरी का बताए, अभी जो बेकिंग सोडा आया तो बेकिंग सोडा का भी फार्मूला होते हैं। इनका भी फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम सल्फेट। 4 ऑप्शन, राइट आंसर जवाब देना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा किसका, बेकिंग सोडा का फार्मूला, जिसका क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3। क्या, NaHCO3 होती है फार्मूला। आप सभी लिख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है, NaHCO3 होती है। जो सोडियम बेकिंग सोडा का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है। किसका, खाना पकाने में भी उपयोग किया जाता है। किसका, बेकिंग सोडा का। और ये जो होते हैं एंटासिड के रूप में, और इसको अग्निशामक में किया जा सकता है। किसके कितने रूपों में इसका उपयोग किया जा सकता है, अग्निशामक में भी किया जा सकता है, और एंटासिड के रूप में भी किया जा सकता है, और खाना पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, बेकिंग सोडा का। इस तरह से आप सभी को जानते हैं। अगला क्वेश्चन आने वाली है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपके सामने ऑप्शन है। ये फार्मूला लगभग इतना जितना अभी फार्मूला बताया गया, इसमें से एक फार्मूला लगभग आपके एग्जाम में आ जाएगी। क्या, लगभग एक से 2 एग्जाम में आ जाएगी। तो इसमें बेकिंग सोडा जो वॉशिंग सोडा जो होते हैं, धोने वाली सोडा, इनका फार्मूला क्या होते हैं। ऑप्शन है Na2CO3, NaSCO3 अब ये बताया गया ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। NaCl नमक हो गया, ये तो नहीं होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। तो Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हुआ। इनको इस तरह से लिखा जाता है, Na2CO3 लिखा जाता है। इसके बाद देखने को मिलेगा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो आप सभी जानते हैं कि वॉशिंग सोडा अभी पढ़े आपके सामने आया कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं और सोडियम को Na बोलते हैं। ये जो कास्टिक सोडा होती हैं, ये एक बहुत ही मजबूत क्षार होती हैं। क्या, कास्टिक सोडा बहुत ही मजबूत क्षार होती है। क्षार और को पहचानने का एक नियम लाया जाएगा। क्षार अम्ल क्षार को पहचाना कैसे जाता है, ये एक तरीका नियम होती है, ट्रिक होती है समझने के लिए, कैसे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए जो है ना पूरी तरीक़ा से स्ट्रेटजी तैयारी करके लाया गया। इतना लेट क्लास क्यों स्टार्ट किया गया है कि आप सभी को पूरा स्टेटमेंट तैयार हो जाना चाहिए। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से पूरा स्टेटमेंट आपका तैयार हो चुकी है। आपका रहा जल्द ही इस सारे चीज़ों को जो है ना आपके सामने रखने का। तो बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे आपके सामने रखने का। और इसका उपयोग जो होते हैं साबुन, डिटर्जेंट, किसका उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन, डिटर्जेंट और कागज़ के उत्पादन के लिए किया जाता है कास्टिक सोडा का उपयोग।
ये एक बहुत ही मजबूत क्षार होती है। इनके बाद होती है पानी का क्वथनांक बॉइलिंग क्या होती है, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग क्या होती है। ऑप्शन है राइट आंसर जवाब देना है। क्या पानी का जो क्वथनांक होती है क्या होती है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। कितना होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। और ये जो होती है ना केल्विन में देखा जाए तो 373.15 केल्विन होता है। क्या 373.15 केल्विन पर उपलब्ध होती है पानी का क्वथनांक। और जो मानक वायुमंडलीय दबाव के तरल गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है कितना पर 0 डिग्री। इसका क्वथनांक गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो होती है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या गलनांक जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट हॉटिंग पॉइंट जो होती है हॉट वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, मतलब कि पानी जो होती है वाष्प बन जाएगी। और केल्विन में देखा जाए 100 डिग्री सेल्सियस को 373.15 केल्विन बोला जा सकता है। इसके बाद देखने को मिलेगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। 5 क्वेश्चन अब बच गया होगा। आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ लाया गया है क्वेश्चन। तो आप सभी को क्या करना है कि इस चैनल से जुड़ जाना। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। पीतल किस धातुओं को मिश्र धातु है। तांबा टिन, तांबा जस्ता, टीन जस्ता, लोहा कार्बन। 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन राइट आंसर जवाब देना है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पीतल जो होती है ब्रास जिसको बोलते हैं धातु का मिश्रण होता है। कौन सा धातु का मिश्रण होती है, तो तांबा और किसका जस्ता का मिश्रण होती है। क्या तांबा और जस्ता का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर बी। पीतल में जो होती है ना तांबा और जस्ता को मिला करके बनाया जाता है, जिसका उपयोग जो होती है ना बर्तन एवं वाद्य यंत्र यानी कि अलग अलग यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, बनाने में किया जाता है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन देखने में लगता है पीतल का बर्तन। पीतल में कौन कौन सा होता है, तांबा और जस्ता। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखने का कोशिश करेंगे, अगला चैप्टर शुरुआत करने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी को ये PDF जो है ना टेलीग्राम ग्रुप में लगता है उपलब्ध होगा, तो आप सभी जा करके देख लीजिए। परम शून्य तापमान कितना होता है आप सभी को पता होगा, एब्सोल्यूट 0। तो जय हिंद। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो अगली चैप्टर के साथ शुरुआत किया जाएगा।